गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने जो वीडियो देखा था जनरल इंजीनियरिंग और बीएमई का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट किस तरह से सिमिलैरिटी उनके अंदर होती है, और इसी साथ ही हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट दोनों में क्या डिससिमिलरिटी है। ये दोनों चीजें हमने देखी थी इस वीडियो में, अपने जो पुराना पार्ट 5 वाला वीडियो था उसमें देखा था। अब हम पार्ट 6 वाला वीडियो में आ रहे हैं। तो हम मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण की बात करें, मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। जो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है तथा फैराडे का नियम क्या है, फैराडेज लॉज क्या है, लेंज लॉज क्या है, फ्लेमिंग के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का रूल क्या है। ये सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब आप देखेंगे चुंबक को क्या करना, इंडक्शन आपका होगा प्रेरित करना, मतलब प्रेरणा देना। एक तरह से चुंबक अपने ही आपको प्रेरित करता है दूसरों को अट्रैक्ट करने में। इस तरीके का कुछ मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है आपकी, जो यहाँ पे आपका वर्डिंग लिखा है, पहले हम उसको पढ़ते हैं फिर उसके बारे में बताते हैं, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के निकट लाने पर चुंबकीय पदार्थ में भी चुंबक जैसे गुण उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो क्या हम बोला जा रहा है वह प्रक्रिया जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के निकट लाने पर चुंबकीय पदार्थ में भी चुंबक जैसे गुण उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मान लीजिए कि जैसे आप हैं और आपका एक फ्रेंड है। ठीक है, आप दोनों लोगों ने दोस्ती कर ली। तो कुछ क्वालिटीज आपने अपने फ्रेंड से दोस्ती की, तो आपके फ्रेंड की कुछ क्वालिटी, जैसे कि मान लीजिए आपका फ्रेंड है, वो आप में देखता है कि जो मेरा दोस्त है वो बहुत मुझसे ज्यादा पढ़ता है। तो वो देखेगा कि आपकी पढ़ाई करने की टेंडेंसी ज्यादा है मुझसे, और तो वो सोचेगा कि ठीक है चलो मैं इसकी इस क्वालिटी को अडॉप्ट कर लेता हूँ, अपने पास ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वालिटीज आपका फ्रेंड आपसे ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो आप कहीं ना कहीं वो आपसे क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है। आप उसके लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, आपसे वो क्वालिटीज ले ले रहा है। आप उसके लिए प्रेरणा काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपसे वो मोटिवेट भी होता जा रहा है। तो यही प्रक्रिया कहलाती है, ये जो फंक्शन है वही आपका इंडक्शन कहलाता है। इसी तरह हम मैग्नेट की अगर बात करते हैं, तो हम एक मैग्नेट ले रहे हैं, और अगर मान लीजिए हमने एक मैग्नेट लिया और एक निडल रखी, तो नीडल के पास तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है नहीं। अगर हम नीडल को मैग्नेट को काफी दूर रख दे तो क्या नीडल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं, नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी किसी मैग्नेट के संपर्क में नहीं आया। तो मैग्नेट के संपर्क में ना आने की वजह से वो कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका मैग्नेट और निडल दोनों अलग अलग मटेरियल्स हुए, और दोनों के मैग्नेट के पास आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, पर निडल के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब लेगा, आपका जब वो आप मैग्नेट के पास उसको रखें, मैग्नेट की फील्ड के पास रखने पे, किसी मैग्नेट के आसपास रखने पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने पर जो मटेरियल जो उस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, वो उसकी तरफ खिंचता चला आता है। तब वो क्या करेगी, निडल जो होगी आपकी आयरन की होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोशन करना शुरू कर देगी। तो उसमें क्या होगा, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो निडल के साउथ की तरफ को अट्रैक्ट करेगा। तो वो निडल क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक दूसरे से अट्रैक्शन करने लगेंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैग्नेट है और जो निडल है, निडल क्या हुआ, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट कर रही, कुछ अट्रैक्शन फोर्स को अडॉप्ट कर रही, तो वो थोड़ा वो मैग्नेट की तरफ, तब वो मैग्नेट की तरफ खींचती चली जा रही। तो यहाँ पे निडल क्या हो रही, एक मैग्नेट यहाँ पे पेड़ का काम कर रहा है जो निडल को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, तो वही चीज बताई जा रही है कि ये मैग्नेट और निडल दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रेरकत्व का काम करेगा मैग्नेट निडल को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का। जैसे वो बच्चे का एग्जाम्पल था, वो उसके अच्छे अडॉप्शन को उसका फ्रेंड क्या करेगा, अडॉप्ट कर लेगा, तो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका चुंबकीय प्रेरण का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन।
ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जो हम ये चीज समझ गए कि हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, चुंबकीय प्रेरण जो है वो क्या है, इस चीज को हम समझ गए। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे और कैसे इस फंक्शन पर काम कैसे किया जाएगा, तो इन सब चीजों पे ही काम वर्क, ये सब फंक्शंस पे को लेके ही हमारी वर्किंग शुरू होगी कि कैसे मटेरियल किसी कौन सा मटेरियल कैसे मैग्नेटिक फील्ड को अडॉप्ट कर लेता है, इस चीजों को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इस फेनोमेना के अनुसार हम चीजों को आगे देखते चलेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन आपका क्लियर हो गया है। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। हम्म। आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तो आपने मैग्नेटिक इंडक्शन समझ गए कि मैग्नेट की वजह से जो हमारी एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अट्रैक्ट होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो मैग्नेट उस मटेरियल के लिए प्रेरकत्व का काम करे। तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ मैग्नेट की भी बात हो रही है। अब क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम सबको वर्डिंग को अलग कर दें, तो इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेट पर इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का, किसी ऐसे मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसका उस तरफ अट्रैक्ट होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। मगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। क्यों इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स वायर में करंट को पास कराते रहेंगे। करंट को पास कराने का काम वही इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। और हम जानते हैं बायो एंड सेवर्ट के रूल से कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट कैरिंग वायर पे ही जनरेट होता है। मतलब कि जब तक इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेंगे और करंट चलती बनती रहेगी, तब तक मैग्नेटिक फील्ड हमारा बनता रहेगा। इसीलिए बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मोशन में लगातार रहना और करंट का बनता रहना उस वायर में, उस वायर हो या कोई कनेक्टिव मटेरियल हो उसमें बनता रहना। तो ये मोशन जो आपका आएगा क्लोज पाथ में, तो इस वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती रहेगी। ठीक है, जिसे नाम से क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेट की तरह व्यवहार करना और मैग्नेट की तरह व्यवहार करना और एक प्रेरकत्व का काम करना। ठीक है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम वर्डिंग्स में पढ़ लेते हैं। तो आप ये जो फर्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, ये जो थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, यही फैराडेज फर्स्ट लॉ की थ्योरी भी हो जाती है। फैराडे फर्स्ट लॉ जो हमारा है, इसी थ्योरी पे काम करना शुरू कर देता है। तो इसी को हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हम्म, 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 ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, जब किसी वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद क्लोज है क्लोज है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। यदि परिपथ बंद या क्लोज है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस ईएमएफ तथा उत्पन्न वैद्युत धारा प्रेरित धारा कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। इसको आगे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, इंड्यूस ईएमएफ तथा इंड्यूस करंट तभी तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या, क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो जो यहाँ पे वर्डिंग लिखी है, जब किसी वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा है, तो ठीक है, तो पहले हम वैद्युत परिपथ बना लेते हैं। ठीक, हम कैसा बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे मैग्नेटिक एलिमेंट लगाएंगे। और वो क्या होगा, इंडक्टेंस एल।
ये हमने एक बना लिया वैद्युत परपथ से गुजरने वाली चुंबकीय, यहाँ पे हमने एल लिख दिया, ठीक है, इंडक्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पोटेंशियल लगा दिया। पोटेंशियल लगा दिया। अब क्या बोल रहा है, चुंबकीय बल रेखा, यहाँ पे लिखा चुंबकीय बल रेखा अथवा फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है, ये हमारा सर्किट बना है, यहाँ से पास होंगी चुंबकीय बल रेखाएं, यहीं से पास होंगी। तो ये जो है इसमें परिवर्तन, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमारी फ्लक्स कहलाएंगी, पर्टिकुलर कंडक्टर के एरिया से पास हो रही है। अच्छा, इसमें फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन कैसे आएगा, पोटेंशियल से आएगा। पोटेंशियल को अगर हम घटा या बढ़ा दें तो करंट भी घटे या बढ़ेगी। मान ली 5 वोल्ट की है, 3 एम्पियर की हमने इसमें करंट प्रोवाइड हो रही है। अगर हम इसी पोटेंशियल को 6 वोल्ट का कर दें और 5 एम्पियर की करंट प्रोवाइड कर दें, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस हमको मिला 3 से 5, 2 का, ये दो का डिफरेंस मैग्नेटिक लाइन के थ्रू ही तो देखा जाएगा। मतलब कि क्या हुआ, मेंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे फ्लक्स में चेंजेस आ गए, ठीक है। तो यही चीज में लिखा है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। जब ये चेंज आएगा तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। वो विद्युत वाहक बल क्या कहलाएगा, ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ कहलाएगा। इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके चेंजेस की वजह से एक फोर्स काम करेगा जो हमारा क्या कहलाएगा, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके इस फोर्स के डेवलप होने पे जो हमारी करंट है, जो हमारी पहले करंट थी, मुख्य करंट, मेन करंट जो पोटेंशियल से डेवलप हुई थी, वो आई थी। अच्छा, इसके डेवलप होने पे इस वायरिंग के अंदर भी एक करंट काम करने लगेगी, जो आपकी क्या कहलाएगी, इंड्यूस करंट स्मॉल आई, ये काम करने लगेगी, ठीक है। इंड्यूस करंट स्मॉल आई ये काम करने लगेगी। तो अब ये जो करंट है वो इंड्यूस करंट, और ये जो वोल्टेज है वो इंड्यूस वोल्टेज है हुआ। ये दोनों ही चीजें आपकी डेवलप कर जाएंगी। तो लिखा क्या हुआ है इंड्यूस इलास्टन, यहाँ के लाइन में देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा है इंड्यूस ईएमएफ तथा इंड्यूस करंट तभी तक विद्यमान रहती है जब तक कि सर्किट में प्लस परिवर्तन होता है। मतलब इसको परिवर्तित अगर रखना है आपको तो पोटेंशियल को लगातार आपको चेंज करते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल को आप लगातार क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तभी ये चीज क्या होगी, आपकी चलती रहेगी। तो यही जो फर्स्ट लॉ है, यही आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ भी है, ठीक है। ये जो फर्स्ट चीजें समझाई गई हैं, तो फैराडेज ने भी इसी चीजों को अपने फैराडे फर्स्ट लॉ में बताया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब हम आगे की तरफ देखते हैं। तो आगे क्या लिखा, इतनी चीजें हम आपको समझा दिए हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे बोला विद्युत प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। विद्युत प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, क्या नियम है आपके फैराडे के, पहला है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला नियम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से फैराडे के दो नियम क्या है, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमको, पहले हम इसको देख लेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमें, ठीक है। फैराडे फर्स्ट लॉ हमें क्या कह रहा है, पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया जो चीज, वही लॉ फर्स्ट लॉ में फैराडे ने कहा हुआ है। देख लीजिए, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, जब किसी चालक से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी चालक से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अथवा अथवा कोई चालक चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, ठीक है। मान लीजिए मैग्नेट मैंने रख दिया, मान लीजिए मैंने पहले से ही मैग्नेट यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। मैग्नेट यहाँ पे रख दिया, अब मैंने मैग्नेट को कर दिया फिक्स्ड और कंडक्टर को कर दिया रोट, देख लीजिए, अच्छा एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए ये मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साउथ पोल है। अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने ये इसको मैग्नेट को फिक्स कर दिया, मैग्नेट एक ही जगह रहेगा, और यहाँ पे जो कंडक्टिंग प्लेट है उसको मैंने रोटेशन में डाल दिया, मतलब उसको फिक्स नहीं किया, ठीक है। तो अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यहीं से पास हो रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो यहीं से पास होंगी, यहीं से पास ही चली आएंगी अपना। तो ये जो प्लेट है आपकी, जब रोटेशन में आएगी तो इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये कट करेगी ना। मान लीजिए ऐसे कट करी, फिर कभी इसका रोटेशन ऐसे हुआ तो यूं कट करी, तो वही बोल रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कट, ठीक है। क्या बोला आपको, ये जो लाइन आपको समझाई थी, जब जब कोई चुंबकीय चालक फ्लक्स को काटता है, अथवा जब किसी चालक चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष फ्लक्स को काटता है, अथवा
जब किसी चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति होती है तो चालक में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। क्या? इंड्यूस ईएमएफ। अभी बताया है आपको इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ बन जाएगा। प्रेरित हो जाता है जिसके कारण बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इंड्यूस करंट उत्पन्न हो जाती है। यह धारा उत्पन्न होते ही समय उतने ही समय तक बहती है जब तक कि परिपथ में काटने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। सेम फिर हमने जब भी आपको समझाया गया था, सेम वही चीज है कि जब तक फ्लक्स में हम फ्लक्स को हम चेंज करते रहेंगे तब तक करंट डेवलप करती रहेगी, और कौन सी करंट? इंड्यूस करंट डेवलप करती रहेगी। तो यही फर्स्ट लॉ उन्होंने समझाया, यही इंडक्शन का नियम है, फैराडे के इंडक्शन का नियम यही है। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा इस तरह बोला जाता है। तो फर्स्ट लॉ आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इनके सेकेंड लॉज की। ठीक है, सेकेंड लॉ की हम लोग इनके बात करेंगे कि सेकेंड लॉ में फैराडे ने क्या क्या बातें रखी, क्या चीजें थी जो उन्होंने सेकेंड लॉ में इनको रखी। फर्स्ट लॉ तो हम समझ गए कि भाई जब तक हम फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे तब तक करंट हमारी डेवलप होती रहेगी, और तब तक हमारा करंट डेवलप इंड्यूस करंट डेवलप होती रहेगी, और इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी डेवलप होता रहेगा, और हमको करंट लगातार मिलती रहेगी। ये बात उन्होंने फर्स्ट लॉ में अपना बता दी। तो तरीका क्या हो सकता है? तरीका यह होता है मैग्नेट को फिक्स कर दो, कंडक्टिंग मटेरियल को रोटेशन में ले आओ, या कंडक्टिंग मटेरियल को फिक्स कर दो, मैग्नेट को रोटेशन में ले आओ, या पोटेंशियल को तुम लगातार चेंज करते रहो, उससे भी काम बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के में फैराडे के सेकंड लॉ को। ठीक है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लॉ हम यहाँ पे अब देखेंगे। क्या बोल रहा है? फैराडे का फैराडे फैराडे द्वितीय नियम, फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लॉ लिखा हुआ है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। किसी कुंडली या चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो स्टेटमेंट हमने फर्स्ट पढ़ा था उसी को अप्लाई कर रहा है, एज मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करके अप्लाई करते हैं वो बताया जा रहा है इसमें। किसी विद्युत चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। पहले तो ये ऋणात्मक दर जो है इसको अभी नहीं इंक्लूड करते हैं, इसको रहने देते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट अब अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, अब हमारा स्टेटमेंट ये बनता है कि कोई भी विद्युत वाहक बल होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फ्लक्स में चेंज के। फ्लक्स में चेंज आपको पता है, फ्लक्स में चेंज होगा तभी करंट डेवलप करती रहेगी, और ये फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है वो कुछ ना कुछ समय चेंजिंग में कुछ समय ले रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है डेल्टा पी। ठीक। जैसे आप अपने घर से निकले तो आपने एक रूट ये अपनाया और एक रूट मान लीजिए ये अपनाया। ठीक है, तो आप अपने घर से मान लीजिए 10 बजे निकले थे, तो इस रूट पे चलते हुए आप यहाँ आए, 3 बजे पहुंचे। 3 बजे आपने दूसरा रूट अपना लिया, तो दूसरा रूट अपनाया 3 से मान लीजिए 3-5 पे आप 2 मिनट 5 बजे यहाँ पहुंचे, तो आपका क्या हो रहा है? लगातार टाइम के साथ आप चेंज होते जा रहे हैं, आपकी स्पीड लगातार टाइम के साथ चेंज करती जा रही। उसी तरह तो यहाँ पे टाइम रुका तो है नहीं टाइम, तो यहाँ पे भी फ्लक्स में जो चेंजेस हो रहा है पर टाइम पे हो रहा है, टाइम के साथ वो चेंजेस देखा जा रहा है, जो कि क्या हो रहा है? आप अगर टाइम को भी नहीं समझे, टाइम तो वैसे भी आप जानेंगे कि टाइम तो टाइम के साथ ही होगा चेंजेस, टाइम के साथ ही ना कुछ चेंज होगा। और ऐसे आप देखिए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुई? मैग्नेटिक फ्लक्स आएंगे, तो आप सीधे जान जाइए कि आपका मैग्नेटिक फैराडे सेकंड लॉ जो आपका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ फ्लक्स के। जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही आपका इंड्यूस ईएमएफ डेवलप करता जाएगा, और वो फ्लक्स चेंज का जो फ्लक्स चेंज है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे चेंज हो जाता है, इसलिए वहां पे डिवाइडेड में पर टाइम लिख दिया गया है। अब ऋणात्मक मान को भी भूल जाइए, ऋणात्मक मान को हम रखेंगे, समझेंगे उसको भी। पहले हम इतनी चीज समझ लेते हैं। इतनी चीज आपने समझ ली, इतनी चीज। अब ऋणात्मक मान को हम समझेंगे। ऋणात्मक मान देखिए ये जो लगा हुआ है ना, लेंज के नियम से लगा हुआ है। लेंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपना कुछ नियम दिया था, उस नियम के अनुसार यहाँ पे ये लॉ ये ऋणात्मक चिन्ह लगाया गया है। तो अभी हम लेंज का नियम जब समझेंगे तब हम इस नेगेटिव साइन को ज्यादा क्लियरिटी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज हम लोगों ने यहाँ पे समझ गए हैं कि जो हमारा ये है क्या चीज है, हमारा फैराडे द्वितीय सेकंड लॉ जो है वो क्या हमारा बोलता है? किसी कुंडली या चुंबक में प्रेरित विद्युत बल का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस फ्लक्स में जब चेंज के, और वो फ्लक्स में चेंज कैसे होगा? पर टाइम पे होगा। पर टाइम चेंज होता है, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, ऐसे चेंज होता रहेगा। तो पर टाइम जो चेंजेस आएगा उस पर डिपेंड करता है।
सेकंड लॉ हमारा ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम निकाल के देखेंगे, क्लियरिटी देखें इसमें, थोड़ा सा इसको निकालते हैं कैसे ये क्वेश्चन निकला, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये आपका लॉस था, अब इस लॉ को प्रूफ कैसे करेंगे वो देखना है हमको। ये लॉ आपका हो गया फैराडे का, ये लॉ है, और इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे वो देखना है। देखिए उसको प्रूफ करने का तरीका देखिए। देखिए लिखा है यदि टी टाइम पर, यदि टी टाइम पर कोई टी1 सेकेंड पर एन फेरो वाली कुंडली में कॉइल से जुड़कर फ्लक्स पाई एक्स है, तब कुंडली कुंडली से जुड़ा हुआ कुल फ्लक्स कितना होगा। देख लीजिए, हम एक बार की स्टेटमेंट को क्लियर कर देते हैं। देखिए लिखा है यदि टाइम टी1 पर पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होने लगेगी, ठीक है। अब लिखा है किसी टाइम टी, मान लीजिए टी टाइम पर, टी इक्वल्स टू टी1 पर, टी इक्वल्स टू टी1 सेकेंड पर फेरो वाली कुंडली में, एन फेरो वाली मतलब कि यहाँ पे तो 3 दिख रहा है, और ऐसे कई वाइंडिंग की गई होगी कॉइल की, इस तरह की कई वाइंडिंग ज्यादा की गई होगी, तो वहां पे लिख दिया एन नंबर ऑफ, मान लीजिए ये एन नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, एन नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ फेरो कुंडली से जुड़कर फ्लक्स फाई 1, जुड़ा फ्लक्स फाई 1। अब इसका हम टोटल में से अगर निकाल लें तो हम ये मान लेते हैं कि इसका टोटल जो फ्लक्स आया होगा, चेंज इन फ्लक्स आया होगा, वो फाई 1 आया होगा। ये इसको टोटल हम मान लें कि ये जो यहाँ से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन निकल रही होंगी, चेंज जो उसमें हो रहा होगा लगातार, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज करके, या तो कंडक्टर को रोटेट करा के, वाइंडिंग की संख्या में नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके, तो जो भी फ्लक्स चेंज मिल रहा होगा हमको फाई 1 मिल रहा होगा। तो बोला है कि टोटल फ्लक्स तब क्या होगा, टोटल फ्लक्स आपका फाई यहाँ पे अगर हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एन इक्वल्स टू फाई 1, ये टोटल फ्लक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। टोटल फ्लक्स आपको क्या मिलेगा, इतना मिलेगा, ठीक। यहाँ पे लिखा है ना प्रारंभिक फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, एन इंटू फाई 1, जो चेंज आपको मिल रहा है वो हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसमें जितनी फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो हो जाएगा। इसके बाद लिखा क्या है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, माना कि टी इक्वल टू टी2 टाइम पर, अब हम टाइम टाइम बढ़ गया हमारा थोड़ा, उसके बाद क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज अतः फ्लक्स परिवर्तन होकर फाई 2 हो जाता है, उस टाइम पे फ्लक्स में हमारा चेंज होगा। मान लीजिए टी1 टाइम पर अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, तो वो तो टी1 टाइम पर, तो टी2 टाइम पर वहां से मान लीजिए 6 मैग्नेटिक लाइन पास होने लगी, ठीक है। परिवर्तित होकर F2 हो जाता है, क्या हो जाता है, F2 हो जाता है, तब कुंडली से जुड़ा हुआ कुल फ्लक्स का होगा, अंतिम फ्लक्स की बात करें, लास्ट वाले का एकदम बात करें तो N52 हो जाएगा, ठीक है। N52 चेंज इन फ्लक्स हमको क्या मिल गया, अंतिम वाला N52, प्रारंभिक वाला N51। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे परिवर्तन करेंगे, कितना हमारा फ्लक्स में परिवर्तन आया, कब कब आया, जब हमारा टाइम टी1 था और जब टाइम टी2 था, उस समय परिवर्तन कितना फ्लक्स का आया। जब कब हम चेक करेंगे, जब हमारा टाइम टी वन था और से टी2 हो जा रहे थे हम, तो उस समय फ्लक्स में कितना परिवर्तन आया वो चेक करेंगे। तो हमारा परिवर्तन कितना आया, N2 माइनस N1, जिसका फ्लक्स ज्यादा होगा वो पहले लिखाएगा, और जिसका फ्लक्स कम होगा वो बाद में लिखाएगा। तो हमारे हमारे अकॉर्डिंग हमने N2 के फ्लक्स को ज्यादा किया है, तो N2 माइनस N1 हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, N2 हमने लिख दिया, N2 हो गया आपका। परिवर्तन तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब लिखा है फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, जो द्वितीय नियम क्या कहता है, चेंज इन फ्लक्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा तभी डेवलप करेगा, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा तभी डेवलप करेगा जब उसमें फ्लक्स में चेंज होगा टाइम के साथ। तो टाइम के साथ हमने देखा कि अब हम जो हमारा सेकंड लॉस कहता है उसमें हम ये वैल्यू रख देंगे, तो जो सेकंड लॉ है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -फाई 2 - फाई 1 अपॉन T2 - T1, ठीक है। यही हमारा चेंज मिल रहा था हमको, हमने यहाँ पे इस चीज को रख दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा,
ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि इसमें जो आपका फ्लक्स का अरे जो नियम था फैराडे सेकंड लॉ को, उसमें हमने ये सब चीजें पुट कर दी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए यहाँ पे हम इक्वल को लगाते हैं, और ये हट के हमको एक नया कांस्टेंट के मिलेगा। ठीक है, के मिलेगा। ठीक है, नया कांस्टेंट जिसको नया कांस्टेंट हमको यहाँ पे के मिलेगा। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स होगा, ये फ्लक्स होगा, ये टाइम होगा, और ये हो गया आपका फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलता है, इसको हम के नियतांक बोलते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, जो हमारे पास ई मिल गया, यहाँ पे इसको हटाने के लिए हमने के लगा दिया जो एक कांस्टेंट है, और ये सारी वैल्यूज रख दी। अब हमको यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है एसआई सिस्टम में के की यूनिट यूनिट एक लेने पर, जब हम इसको क्या लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि इसकी संख्या जो है, मतलब कि कांस्टेंट की, किसकी, फैराडे कांस्टेंट, अगर हम संख्या पूछे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 इसको ले लेते हैं, 1 रख देंगे यहाँ पे 1 रख देंगे, तो यहाँ पे के की जगह 1 रखेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा कि जो इंड्यूस ईएमएफ है हमारा, वो हमारा n फाइव टू माइनस फाइव वन टी टू माइनस टी वन आ जाएगा। ठीक है, वहां पे हमारा के जो हो जाएगा नियतांक है, जो उसका फ्रॉडिस लॉ में जो फ्रॉडिस लॉ का नियतांक है, वो उसको हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, 1 इसकी वैल्यू रख देंगे। तो अब ये वैल्यू हमारी आ गई। जब ये वैल्यू हमको मिल गई, जब ये वैल्यू हमको मिल गई, तो हम क्या करेंगे, अब इसी चीज को लिखा है कि प्रेरित ईएमएफ का तात्क्षणिक इंस्टैन्टेनियस मान निम्न लिखा जाता है। तो ये वैल्यूज हमको निकल गई, ये वैल्यूज हमारी ओवरऑल कंडक्टर की, पूरे कंडक्टर की निकली, पूरे जो मैग्नेटिक फील्ड आपने जो बनाई थी उसमें पूरे की ये वैल्यू निकली कि हमारा जो फैराडेज लॉ था वो इस तरह काम करेगा। अब हम किसी एक पर्टिकुलर छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया को काट लेते हैं और वहां का हम पोटेंशियल निकालते हैं, तो वो चीज क्या होती है, छोटे एरिया का जितना, छोटे एरिया में जितना हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा उसको हम निकालते हैं। तो क्या बोला है, छोटे से एरिया में जो हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालेंगे, तो यहाँ पे वही चीज क्या हो जाएगी, ई को ई लिखेंगे, एन वही रहेगा, और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे चेंज है, इसको हम क्या कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन में चीजें छोटी हो जाती है, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे उसको। ठीक है, तो और यहाँ पे एन उसी तरह। अब ये जो माइनस का सिंबल है, ये लेंज के द्वारा लगाया गया है, तो अब ये लेंज हम आपको जो नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पे आपको माइनस का सिंबल क्यों लगाते हैं, इस चीज को हम क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम पूरा ये समझ गए कि हमारा फैराडे सेकंड लॉ जो है और वो कैसे अप्लाई होता है पर्टिकुलर कंडक्टर पे और एक पर्टिकुलर इंस्टैन्टेनियस एरिया पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।